एक करोड़पति व्यक्ति अपनी पहली पत्नी को बेइज्जत करने के लिए अपनी दूसरी शादी में बुलाता है, लेकिन जैसे ही वहां पर उसकी पहली पत्नी एक बड़ी सी कार से उतरती है अपने बच्चों और अपने पति के साथ, तो यहाँ पर जिस लड़की से उसकी शादी हो रही थी वह उसे शादी करने से साफ साफ मना कर देती है। और जितने भी लोग उस शादी के अंदर आए हुए थे वह इसके बारे में बातें बनाने लगते हैं और इसको बुरा भला कहने लगते हैं। यहाँ पर जो उसकी पहली पत्नी होती है वह भी इस बात को देखकर थोड़ी सी संतुष्ट होती है और उसके बाद उस टूटी हुई शादी में से वापस अपने परिवार के साथ लौट जाती है। कौन थी वह पहली पत्नी और किस वजह से उसकी दूसरी पत्नी ने शादी करने से साफ साफ मना कर दिया था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के एक पोश एरिया के अंदर एक बंगला होता है, जिस बंगले के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और एक उनका लड़का है जिसका नाम है राजीव। राजीव की शादी एक सुनीता नाम की लड़की से हो रखी है। सुनीता जिसके पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर उसकी शादी में लगा दी है और फिलहाल उसकी शादी को 2 से 3 साल बीत चुके हैं। अब तक सुनीता के जो पिता हैं वह भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और सुनीता वहीं पर अपना जीवन जिया करती है। लेकिन यहाँ पर बाहर से देखने में तो ये परिवार पूरी तरह से शांत लगा करता है और बहुत ही अच्छा लगा करता है, क्योंकि राजीव का करोड़ों का व्यापार है और परिवार के अंदर किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है। अच्छे खासे नौकर चाकर हैं और परिवार में अगर कोई इधर उधर जाया करता तो उसके लिए स्पेशल गाड़ी जाया करती। लेकिन जब इस परिवार के अंदर देखा जाता है तो जो सुनीता होती है वह एक बात से काफी ज्यादा परेशान होती है। दरअसल इनकी शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इन्हें कोई बच्चा नहीं है। फिलहाल के समय में जो राजीव होता है उसका प्यार धुंधला होता जा रहा है और वह सुनीता को बुरी तरह से धमकाया करता है और कभी कभी तो खरी खोटी भी सुना दिया करता है। जबकि पहले ऐसा नहीं था। जब नई नई इन दोनों की शादी हुई थी तो राजीव उससे प्यार किया करता था। धीरे धीरे जब पत्नी पर बच्चे नहीं होते हैं तो उसके बाद जो राजीव होता है वह अपनी पत्नी को बांझ कहकर संबोधित करने लगता है और उससे दूरियां बनाने लगता है। यहाँ पर सुनीता इस बात से काफी ज्यादा परेशान होती है और इस परेशानी के चलते कई बार तो वह डॉक्टरों के पास जाती है और अपने चेकअप की करवाती है, लेकिन डॉक्टर साहब कोई भी दिक्कत नहीं बताते हैं और उसके बाद वो ऐसे धीरे धीरे अपना समय व्यतीत करने लगती है। लेकिन जैसे धीरे धीरे करके शादी को लगभग 7 साल बीतते हैं तो 7 साल तक परिस्थितियां काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाती हैं और यहाँ पर जो राजीव होता है वह देर रात तक पार्टियों में से आया करता शराब पीकर, और शराब पीने के बाद अपनी पत्नी से लड़ाई किया करता कि तू बांझ है और तू मुझे एक संतान का सुख नहीं दे सकती। इन बातों को सहन करके सुनीता उसी घर के अंदर बनी रहती है और अपनी किस्मत को कोसती रहती है। सोचती है कि ये मुझे क्या हो गया और मैं किस वजह से बच्चे पैदा नहीं कर पा रही, और इसी बात से वह काफी ज्यादा परेशान होती है। लेकिन तभी एक दिन उनके घर में पार्टी होती है और पार्टी के अंदर ज्यादातर सभी मेहमान आए हुए थे। वहां पर पार्टी के अंदर शराब का आयोजन भी किया गया था और शराब पीते पीते उनमें से कुछ रिश्तेदार जो आए हुए थे उनमें से एक कहने लगता है कि यार राजीव, ये बता, अब तो तेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और अब तक तो तेरे घर में बच्चों की किलकारियां गूंज जानी चाहिए थी। यहाँ पर जो राजीव होता है उसके हाथ में भी शराब का गिलास होता है और जैसे वो ये बात सुनता है तो अंदर तक ये बात उसके चुभ जाती है और वह एकदम से सभी लोगों के सामने कहने लगता है कि बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या करें, जिसकी पत्नी बांझ हो उसको बच्चा कहां से हो सकता है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, इससे बच्चा हो ही नहीं रहा और काफी दिनों से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अब यहाँ पर यह बात सुनकर सभी मेहमान एकदम से चुप हो जाते हैं और कोई भी इस बारे में कुछ भी नहीं कह पाता है। सुनीता भी ये बात सुन लेती है, इधर सुनीता के सास ससुर भी ये बात सुन लेते हैं और वो भी एकदम से खामोश हो जाते हैं। सुनीता को तो ये बात बड़ी बुरी लगती है, लेकिन वो फिलहाल कुछ भी नहीं कहती है। और जो राजीव होता है जब देखता है कि माहौल टेंशन का हो गया है तो उसके बाद गिलास उठाता है और कहता है कि हाँ हाँ मैं सही कह रहा हूँ, इसमें कौन सी बुरी बात है। जब मेरी पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे तो वो बांझी तो हुई ना, इसमें मैंने कोई गलत नहीं कहा है। ऐसा कहकर वो शराब का गिलास उठाता है और सभी को एंजॉय करने के लिए बोल देता है। यहाँ पर सुनीता अंदर तक इस बात से दुखी हो गई थी, लेकिन जैसे ये पार्टी खत्म होती है तो सुनीता अपने पति से कहने लगती है कि देखिए जी, मैंने कई बार अपने चेकअप करवा लिए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है। आप भी एक बार अपना चेकअप करवा लो और शायद हो सकता है हम दोनों के जब चेकअप मैच होंगे तो उसके बाद हमें पता चल जाए कि मुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहे हैं। अब इस बात को सुनकर राजीव एकदम से नाराज हो जाता है और अपनी पत्नी को धमकाने लगता है। कहने लगता है कि क्या तुम कहना चाहती हो कि मेरे अंदर कमी है? मेरे अंदर तो कोई कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास रुपया पैसा काफी ज्यादा है और मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तुम अपना दोस्त मेरे सर पर मरना चाहती हो और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर सुनीता एक बार फिर से उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राजीव एकदम से उखड़ जाता है और अपनी पत्नी को 2 जोरदार चांटे लगा देता है।
अब जैसे ही सुनीता को थप्पड़ लगाए गए थे तो उसके बाद वो चीख चीख कर कहने लगती है कि इसमें मेरा दोस्त कहां है, एक बार आप चेकअप करवा लेंगे तो कौन सी बुरी बात है। लेकिन राजीव इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता और वो कहता है कि चेकअप तो मैं नहीं करवाने वाला हूं, अगर तुम्हें फिर भी मेरे चेकअप करवाने हैं, उससे तुम्हें तसल्ली होगी तो फिर ऐसा करो कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता और तुम्हें मुझे तलाक देना होगा। यहां पर सुनीता इस बात को सुनकर एकदम से टूट गई थी, क्योंकि पिछले 7 साल से लगातार वो इस तरह की चीजों को सहन करती हुई आ रही थी, लेकिन उसके बाद भी आज जो राजीव है वो ऐसा कुछ उससे कह रहा है। तो इसके बाद वो कहने लगती कि ठीक है, अगर यही बात तुम्हें अच्छी लगती है तो ऐसा ही कर लो, मैं अभी के अभी इस घर को छोड़कर जा रही हूं। सुनीता ने यह बात इसलिए कही थी कि उसके सास ससुर से रोक लेंगे, लेकिन जब सुनीता अपना सामान पैक करके उस घर से निकलने लगती है तो ना तो सास ससुर उसे रोकते हैं और ना ही जो उसका पति राजीव होता है वह उसे रोकता है। सुनीता को यह सब कुछ देखकर एकदम से आंखों में आंसू आ गए थे और उसके बाद वह उस दरवाजे की दहलीज को पार कर जाती है और बाहर सड़क पर घूमने लगती है। यहाँ पर अब उसके पास कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो जा सके और इस बात को देखकर वह काफी ज्यादा परेशान होती है। परेशानी के चलते वह सुनसान रोड पर ऐसी चलती हुई जाती है और धीरे धीरे अचानक से उसे याद आती है अपनी एक सहेली की जिसका नाम अंजू होता है और वह उसके पास जाने का फैसला कर लेती है। सुनीता वहां से धीरे धीरे अपनी सहेली अंजू के पास पहुंच जाती है, लेकिन सुनीता की आंखों में आंसू है, क्योंकि पिछले 7 साल से जिस घर को वो बचाने की कोशिश कर रही थी आज वो घर उजड़ चुका है और उसके बाद न जाने आगे क्या होगा। अब जैसे जाकर वो दरवाजे की घंटी बजाती है तो अंदर से उसकी सहेली जो मंजू होती है वह दरवाजा खोलती है और जैसे अपने सामने अपनी कॉलेज की फ्रेंड सुनीता को देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि सुनीता, ये क्या हाल बना रखा है और इतनी रात में तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जो सुनीता होती है वो कहने लगती है कि बहन, दरअसल मैंने अपना घर छोड़ दिया है और मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, तो मैं बड़ी उम्मीदों के साथ तुम्हारे पास आई थी कि आज कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे पास रह सकती हूँ, क्योंकि मेरा पति मुझे तलाक देना चाहता है और जब मेरा उसका तलाक हो जाएगा तो उसके बाद मुझे कुछ ना कुछ एलुमनी मिलेगी और उससे मैं अपना घर ले लूंगी और उसके बाद जो आगे होगा वो देखा जाएगा। यहाँ पर जैसे उसकी सहेली मंजू ये बात सुनती है तो वो कहने लगती है, अरे यार तूने बड़ी छोटी बात कर दी, चल घर के अंदर आ और आराम से यहाँ पर जब तक तू चाहे जब तक रह सकती है, बहुत बड़ा घर है वैसे भी और इसके अंदर हम दोनों ही तो रहा करते हैं। यहाँ पर मंजू उसे घर के अंदर ले जाती है, सबसे पहले उसके लिए चाय पानी बनाती है। सुनीता मना भी करती है, लेकिन मंजू उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वह जबरदस्ती उसे चाय पिला देती है। चाय पीने के बाद जब वो लोग बैठे होते हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो मंजू होती है वो उससे पूछने लगती है कि यार सुनीता, ये बता आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तू इस तरह से घर को छोड़कर आ गई। तो यहाँ पर जो सुनीता होती है वह एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती है और रोते हुए मंजू को पूरी कहानी बता देती है। जब मंजू उसकी पूरी कहानी सुनती है तो मंजू की भी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उसने बता दिया था कि मैंने तो अपने कई बार चेकअप करवा लिए, लेकिन उसके बाद भी हमें बच्चे नहीं हो रही, तो अब मैं करूँ तो क्या करूँ। इसी वजह से आज मैंने फैसला कर लिया कि इस घर को छोड़ देती हूँ और उस घर को छोड़कर आ गई हूँ। यहाँ पर मंजू उसे सहारा देती है और कहती कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा और तू कैसी भी चिंता मत कर, ये तेरा ही घर है, जब तक तू चाहे जब तक रह सकती है। दरअसल यहाँ पर मंजू और मंजू का पति रहा करता था, उन्होंने अपने बच्चों को डे बोर्डिंग स्कूल में भेज रखा था और वो दोनों के दोनों एक छोटा सा बिजनेस किया करते थे। इसके बाद जो सुनीता होती है वहां पर रहने लगती है और उसे कोई भी समस्या का सामना मंजू नहीं करने देती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों में सुनीता और राजीव का तलाक भी हो जाता है और तलाक के बाद लगभग 50 लाख रुपए की एलुमनी राजीव ने सुनीता को दी थी। अब इन पैसों को लेकर जो सुनीता होती है वह मंजू और उसके पति से पूछती है कि अब मैं इन पैसों का क्या करूं, क्योंकि मुझे अब शादी तो करनी नहीं है और जीवन इस तरह से बिताना है जिस तरह से मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं और किसी की तरफ ये ना देखूं कि इसकी वजह से मेरा समय व्यतीत हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मंजू का पति सतवीर होता है वह काफी ज्यादा सुलझा हुआ इंसान था और जब ये बात सुनता है तो वो कहने लगता है कि देखो, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आपको मैं सुझाव दे सकता हूँ। तो यहाँ पर सुनीता कहती है कि हाँ बताइए, आप क्या कहना चाहते हो। तो उसके बाद मंजू का जो पति होता है वो कहने लगता है कि देखो, घर तो आप बाद में भी ले सकती हो, लेकिन उससे पहले आपको अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और आप एक छोटा सा बिजनेस कीजिए इन पैसों से, जो मेरे निगाह में है वो चल भी जाएगा और आप उसे देख भी सकती हो, क्योंकि आप जब पढ़ी लिखी हो तो आराम से अपने बिजनेस को चला सकती हो। यहाँ पर सुनीता को भी ये बात अच्छी लगती है और उसके बाद वह मंजू के पति के कहे अनुसार उस बिजनेस को कर लेती है और उस बिजनेस को करने के बाद दिन रात एक करके उसमें मेहनत करती है। मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत भी रंग लाती है और जब सुनीता का बिजनेस अच्छे से चलने लगता है तो उसके बाद मंजू के पति की हेल्प से वह अपने लिए एक छोटा सा बड़ा ही सुंदर सा घर ले लेती है, जिसके अंदर वो रहने लगती है और मंजू और उसके पति का बहुत बहुत धन्यवाद करती है,
कहती है कि जिंदगी में कभी भी आपको मेरी जरूरत हो तो एक बार बस बता देना, मैं आपके लिए हमेशा तैयार खड़ी रहूंगी। इसके बाद यहाँ पर मंजू उस काम को करने लगती है और धीरे धीरे पैसा कमाने लगती है। दिन का समय तो उसका कंपनी में व्यतीत हो जाया करता, लेकिन रात के समय जब वह इस घर के अंदर अकेली रहा करती है तो उसे अकेलापन कचोटता है और वो पल उसे याद आया करते हैं जब शादी होने के बाद वह राजीव के घर गई थी और वहां पर बड़ी खुश प्रतीत हो रही थी। इन बातों को सोचकर वह और भी ज्यादा परेशान होती है, लेकिन फिर धैर्य बांधती है और सोचती है कि अब मुझे जब भी अकेले ही जिंदगी व्यतीत करनी है और इन बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर इसी तरह से उसका जीवन चल रहा था, लेकिन तभी उसके ऑफिस में काम करने के लिए एक नया लड़का आता है जो कि काफी ज्यादा हैंडसम था और उसका व्यवहार भी काफी अच्छा था। वह सभी लोगों को खुश देखा करता और जिसका नाम होता है अजय। अजय जैसे यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आता है तो सुनीता उसका इंटरव्यू लेती है और इंटरव्यू में वो पास भी हो जाता है। पास होने के बाद सुनीता उसे उसका काम समझाती है, लेकिन जो अजय होता है वो उस काम से भी ज्यादा काम करता है और सुनीता के साथ और सभी लोगों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया करता है। यहाँ पर सुनीता अजय को देखकर बड़ी प्रसन्न रहा करती है और धीरे धीरे अजय और सुनीता के अंदर नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। जब यहाँ पर उन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती हैं तो उसके बाद एक दिन जो सुनीता होती है वह अजय को अपने कैबिन में बुलाती है और बुलाने के बाद कहने लगती है कि देखो अजय, जो कुछ भी हो रहा है ना हमारे बीच में वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि सुनीता को पता है कि अजय भी अपने माता पिता की इकलौती संतान है। वो लोग गाँव में रहा करते हैं और बेटा यहाँ पर शहर में रहकर अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर रहा है और कुछ पैसे कमा रहा है ताकि परिवार की स्थिति को सुधार सके। लेकिन अजय जैसे ही ये बात सुनता है तो उसके बाद वह अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता और कहने लगता है कि मैडम, वैसे तो मैं काफी दिनों से आपको इस बात को कहना चाहता था, लेकिन जब आपने मुझे अपने पास बुला ही लिया है और इस बारे में आप बात कर रही हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूं और आपके बिना तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सुनीता होती है वो कहने लगती है कि वही तो मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ तुम्हारा जीवन नहीं चल सकता, क्योंकि तुम अपने पिता की इकलौती संतान हो और मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी पहले शादी हो चुकी है और मेरे पति ने इसी वजह से मुझे तलाक दे दिया है। तो इसी वजह से हम दोनों के बीच में नजदीकियां ना ही बढ़े तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं किसी और की जिंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकती। अब यहाँ पर अजय इस बात को सुनकर एकदम से इस बात को इतने हल्के में ले लेता है, जो बात सुनीता को बड़ी अच्छी लगती है। उसने कहा था कि बच्चे पैदा नहीं हो सकते तो क्या हुआ, क्या अब हम प्यार भी नहीं कर सकते, और प्यार करके क्या हम शादी नहीं कर सकते? बच्चे ही तो नहीं होंगे और बच्चे हम किसी का गोद ले लेंगे, इसमें कौन सी बुरी बात है? बहुत सारे अनाथ आश्रम हैं जिनमें ढेर सारे बच्चे हुआ करते हैं, तो उन्हीं में से किसी बच्चे को गोद ले लेंगे और कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कहकर यहाँ पर जो अजय होता है सुनीता के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है और सुनीता भी उससे एक दिन का कहकर वहां से उसे भेज देती है। अजय तो यहाँ से चला गया था, लेकिन सुनीता सीधे अपनी फ्रेंड मंजू के पास फोन करती है और उसे अजय के बारे में सारी बात बताती है। साथ में वह कहती है कि अपने पति से भी इस बात की राय लेना, क्या ये करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो मंजू होती है जब वह इस बात को सुनती है तो एकदम से उससे हामी भरती है और कहती है कि मुझे पता है मेरे पति भी हामी भरेंगे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें उनसे बात करनी है तो शाम के समय घर पर आ जाना और वहीं पर बैठकर बातें कर लेंगे। यहाँ पर फिलहाल सुनीता पूरा दिन भर ऑफिस में काम करती है और शाम के समय सीधा अपनी फ्रेंड मंजू के घर पहुंच जाती है, जहां पर मंजू के पति भी थे और मंजू ने पहले उसके पति को सारी बात बता दी थी। अब जैसे मंजू का पति ये बात जानता है कि लड़का काफी अच्छा है और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है और उसे इस बात से भी कोई परेशानी नहीं है कि ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती और वह गोद लेने के लिए भी बोल रहा था, तो यहाँ पर वह भी कह देता है कि सुनीता, इससे अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता और कब तक अपनी जिंदगी को अकेले बिताओगी? अब तुम अपने पैरों पर तो खड़ी हो गई हो और इससे शादी भी कर लो, ये तुम्हारा जीवन आराम से व्यतीत हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सुनीता जब ये बात सुनती है तो वह भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद जो सुनीता होती है वह मंजू और मंजू के पति के साथ मिलकर अजय से शादी कर लेती है। अजय के माता पिता भी गांव से आते हैं और उन्हें भी इस शादी से कोई भी आपत्ति नहीं होती है और वो भी इस बात को समझते हैं। सुनीता ने उन्हें भी बता दिया था कि इस तरह से मेरा पहले तलाक हो चुका है, कहीं आपको बाद में कोई आपत्ति हो। वो कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, जब बेटा राजी है तो हमें इस बात से कोई भी परेशानी नहीं है। अजय और सुनीता की शादी हो गई थी और शादी होने के बाद जो अजय होता है उसी घर के अंदर रहने लगता है जहां पर सुनीता रहा करती है और सुनीता के कहने पर अजय अपने माता पिता को वहीं पर ले आया था। यहाँ पर आने के बाद अजय और सुनीता दोनों एक साथ रहते हैं और कुछ ही दिनों में सुनीता को अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगते हैं और जब वह अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर साहब के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है। तो इस बात को सुनकर सुनीता एकदम से बड़ी खुश हो जाती है। इधर जो अजय होता है वह भी बड़ा ही खुश हो गया था और कह रहा था कि तुम तो ऐसा
कह रही हो। तो यहाँ पर जो सुनीता होती है वह अजय को बता देती है कि इस तरह से हुआ था, मैंने तो पहले भी अपने कई बार चेकअप करवाए थे लेकिन उनमें कुछ भी नहीं निकला था और मेरे पति इस बात का चेकअप करवाने से मना कर रहे थे। तो यहाँ पर जो अजय होता है वो कहता है तो कमी तुम्हारे अंदर नहीं थी, तुम्हारे पति के अंदर थी और तुम तो बिल्कुल से मां बन सकती हो और तुम्हारे अंदर कैसा भी कोई खोट नहीं था। यहाँ पर अब इन दोनों के जीवन अच्छी तरह से बीतने लगता है और जब मंजू को यह बात पता चलती है कि सुनीता गर्भवती है तो उसके बाद इस बात को उससे बड़ी खुशी होती है और वह भी उसको बधाई देने के लिए उसके घर पर आती है। कहती है कि अब तू गर्भवती हो गई है तो चले एक बार तेरे पहले पति के पास चलते हैं और उसके मुंह पर इस रिपोर्ट को मारेंगे जो रिपोर्ट ये सिद्ध करती है कि तू बिल्कुल भी बांझ नहीं है। लेकिन सुनीता मना कर देती है, कहती है कि नहीं यार अब मुझे ये सब कुछ नहीं करना और कोई बात नहीं, उसको अपनी जिंदगी में व्यस्त रहने दो। लेकिन कुछ दिनों बाद जब सुनीता दोबारा से अपना चेकअप करवाती है तो उसे पता चलता है कि उसे एक नहीं दो बच्चे होंगे और वह 2 बच्चों की मां बनने वाली है। यह बात और भी ज्यादा खुश कर देने वाली थी और अजय इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश होता है और उसके माता पिता भी इस बात से बड़े ही खुश होते हैं। कंपनी का काम बराबर चल रहा है और अब कंपनी के काम को ज्यादातर अजय ही देख लिया करता है। सुनीता तो घर के अंदर आराम से रहा करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ सुनीता के पास और भी ज्यादा पैसा हो जाता है और सुनीता के बच्चे भी अब थोड़े से बड़े हो गए हैं। इधर यहाँ पर जो उसका पहला पति होता है वह अब इधर उधर की बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि लोग इस बात को कहते हैं कि उसने अपनी पत्नी को बांझ कहकर घर से निकाल दिया और यह बहुत ही गलत बात है। इन बातों को सोच सोच कर वह काफी ज्यादा परेशान होता है। बाहर से तो वह हंसते हुए चेहरा दिखाया करता है दुनिया को, लेकिन अंदर ही अंदर वह पूरी तरह से इस बात से परेशान रहा करता है क्योंकि उसका अहंकार उसे इस बात के लिए इजाजत नहीं देता कि कोई उसे गलत कहे। तो इसी वजह से वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं दूसरी शादी कर लूं और अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो लोग मेरे बारे में बातें बनाना भूल जाएंगे और मेरी शादी की रंगत को देखकर सभी लोग चुपचाप रह जाएंगे। यही सोचकर वह दूसरी शादी करने का फैसला करता है। लेकिन जैसे उसकी शादी के कार्ड छपते हैं और निमंत्रण देने का टाइम आता है तो वह सोचने लगता है कि क्यों ना मैं अपनी तलाकशुदा पत्नी सुनीता को भी निमंत्रण दूं और जब वो शादी के अंदर आएगी तो उसको बेइज्जत करूंगा कि तू तो बांझी रह गई और मैं देख अच्छी तरह से अपने जीवन को जी रहा हूं और दूसरी शादी कर रहा हूं। यही सोचकर जो अजय होता है वह एक नौकर के हाथों उसके घर भी कार्ड भिजवा देता है और यह कार्ड जैसे सुनीता को मिलता है तो एकदम से वो चुपचाप सी रह जाती है। वह कार्ड को लेकर सोफे पर बैठी हुई थी, तभी वहां पर घूमते हुए अजय आता है और अजय उसके हाथ में कार्ड देकर उसे लेकर पढ़ने लगता है। जैसे वो कार्ड देखता है तो उसके बाद कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हारा पहला पति दूसरी शादी कर रहा है। तो यहाँ पर सुनीता कहती है कि हाँ कर तो रहा है लेकिन उसने मुझे भी शादी में बुलाया है, अब मैं जाऊं या ना जाऊं इसी बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हूं। लेकिन तभी यहाँ पर जो अजय होता है वो कहता है कि क्यों नहीं जाओगी, क्योंकि वो तो सोच रहा होगा कि तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और तुम तो इधर उधर ऐसे अपना समय व्यतीत कर रही होगी। तो इसी वजह से उसे दिखाना है कि तुम डटकर सामना कर रही हो हर मुसीबत का और तुमने अपने परिवार को बसा भी लिया है। और दूसरी बात वो भी पूरी हो जाएगी जो तुम्हारी सहेली मंजू कह रही थी कि उसको बताना है, तो वहां पर उसके सभी रिश्तेदार होंगे जानने वाले और जब तुम्हें इन बच्चों के साथ देखेंगे तो यह भी प्रूफ हो जाएगा कि तुम बाल नहीं थी, कमी उसी के अंदर है। तो यहाँ पर सुनीता इस बात के लिए बिल्कुल से तैयार होती है और जिस दिन शादी होती है उस दिन तैयार होकर एक बड़ी सी महंगी कार में बैठकर अपने बच्चों के साथ और अपने पति के साथ सीधा उस शादी में पहुंच जाती है। शादी के अंदर स्टेज सजा हुआ था और स्टेज के ऊपर दूल्हा दुल्हन खड़े हुए थे। दूसरी लड़की जिससे राजीव की शादी हो रही थी उसका नाम नेहा होता है और नेहा उससे उम्र में काफी ज्यादा कम थी और वह केवल उसके पैसों के लिए उससे शादी कर रही थी, ना कि उसके साथ घर बसाने के लिए। अब जैसे एक बहुत बड़ी कार आकर वहां पर रुकती है तो सभी लोग उस कार को देखने लगते हैं क्योंकि इतनी महंगी कार उनमें से किसी भी रिश्तेदार के पास नहीं थी। अब जैसे गाड़ी से सुनीता उतरती है तो उसके बाद लोगों में आपस में बातें होने लगती है कि यह तो इसकी पहली पत्नी है और इसके साथ तो बच्चे भी हैं। यहाँ पर सुनीता अपने बच्चों और अपने पति के साथ बड़ी मुस्कुराती हुई एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ उस शादी के अंदर आती है। और यहाँ पर जब ये बातें लोगों में होती हैं कि ये लड़की बांझ नहीं है और इसके अंदर कोई खोट था, तो उसके बाद ये बातें घूमते घूमते उस नई लड़की तक भी पहुंच जाती हैं जिससे राजीव शादी कर रहा था। और जैसे वो ये बात सुनती है तो एकदम से राजीव से शादी करने से साफ साफ मना कर देती है और उसे धमकाने लगती है। कहती है कि तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हारी पत्नी के अंदर कमी थी, लेकिन अगर इसके अंदर कमी थी तो इसके दो बच्चे कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर जो सुनीता होती है वह सभी लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला कर इस बात को कहती है कि हाँ मैं बांध नहीं थी, मेरे पति ने कभी मुझको समझाई नहीं और एक बार वो अगर अपना चेकअप करवा लेता तो सच्चाई उसके सामने ही आ जाती और ये बात यहीं के यहीं रह जाती। लेकिन इसने तो ये सोचा कि इसको भगा देता हूं क्योंकि इसका कोई सहारा नहीं है और ये मेरे पैरों पर गिड़गिड़ाएगी। लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है, अपना बिजनेस है, अपना घर है और मेरा पति और मेरे सगे बच्चे हैं। इन बच्चों को मैंने ही जन्म दिया है। अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो मैं अपने साथ इनके डॉक्यूमेंट भी लेकर आई हूं, जिन डॉक्यूमेंट से सिद्ध हो जाएगा कि ये मेरे सगे बच्चे हैं। यहाँ पर यह बात सुनकर सभी लोगों में एकदम से कानाफूसी होने लगती है
और जो राजीव की होने वाली पत्नी जिससे उसकी शादी होने वाली थी वह एकदम से उसका साथ छोड़कर वहां से शादी तोड़कर भाग जाती है। इसके बाद जब शादी टूट जाती है तो सभी मेहमान भी वहां से जाने लगते हैं राजीव को भोला भाला कहकर, और इधर जो सुनीता होती है वह भी अपने पति के साथ दोबारा से गाड़ी में बैठती है और वहां से वापस लौट आती है, क्योंकि जिस काम को वो करने के लिए गई थी वो काम तो उसका हो गया था। और अब उसके बाद लोगों की नजरों में सुनीता की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जब राजीव के धोखे के बारे में उसके बिजनेस पार्टनर सभी को पता चल जाता है कि वो कितना बेकार आदमी है, तो उसके बाद वो लोग उससे रिश्ता रखना बंद सा कर देते हैं और धीरे धीरे उसका बिजनेस भी डूबने लगता है। राजीव का जो एम्पायर था वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि ये बातें चारों तरफ फैल गई थी और कोई भी उसके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं था। राजीव इस बात को सोच सोचकर काफी ज्यादा परेशान रहता है कि शायद मैं उस दिन अपना चेकअप करवाने के लिए मान जाता तो आज मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता और मेरी पहली पत्नी ही मेरे साथ प्यार से रहती और कोई भी परेशानी नहीं होती। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया है और अब तो वो इसकी जिंदगी इसी तरह से व्यतीत होगी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक लड़की के साथ ऐसा हुआ और उसके बाद जो ऊपर वाले ने किया उसको देखकर सभी लोग दंग रह गए। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।